सिर्फ आधे घंटे बैठकर आप अपने फाइनेंस को 90% लोगों से बेहतर कर सकते हो। इमेजिन आज महीने की 1 तारीख है और आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हुई है, लेकिन सिर्फ 1 सप्ताह के बाद आपका अकाउंट खाली हो चुका है और आपको समझ नहीं आता है कि पैसा गया तो गया कहाँ। ये सिचुएशन करोड़ों लोगों की है और शायद आपकी भी हो, बट दिस डजंट नीड्स टू बी दिस वे। इनफैक्ट आप अपनी सैलरी को यूज करके फाइनेंशियल फ्रीडम को टारगेट कर सकते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच सकते हो। इसलिए इस वीडियो में मैं पे डे रूटीन के बारे में डिस्कस करूंगा और इस रूटीन को फॉलो करके, इस रूटीन का यूज करके आप अपने फाइनेंस को 90% लोगों से बेहतर कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइंड योर फाइनेंशियल बेसलाइन। अब फाइनेंशियल बेसलाइन का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल बेसलाइन का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ एवरी एसेंशियल्स इन योर लाइफ, यानी कि आपकी लाइफ में जितने भी एसेंशियल खर्चे हैं, जितने भी जरूरी खर्च हैं, उनका कॉस्ट फाइनेंशियल बेसलाइन होता है। अब इन जरूरी खर्चों में हर एक चीज शामिल होती है, जैसे कि हाउसिंग, ग्रोसरी, किसी भी तरीके के बिल्स, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या फिर इंटरनेट रिचार्ज हो या फिर ट्रांसपोर्ट का खर्चा। आपको आपकी सारी एसेंशियल नीड्स का जो कॉस्ट है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो आपको एक एक्सेल शीट में ट्रैक करना पड़ेगा और ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपका जितना भी टोटल एसेंशियल कॉस्ट है वो आपकी सैलरी के 50% में कवर हो जाए। यानी कि अगर आपकी सैलरी 40,000 रुपीज है तो आपके जितने भी एसेंशियल खर्चे हैं वो 20,000 रुपीज के अंदर होने चाहिए। आपकी हाउसिंग, ग्रोसरी, बिल्स, ट्रांसपोर्ट, सभी का खर्चा कुल मिलाकर 20,000 रुपीज के अंदर होना चाहिए। और अगर आपका ये कॉस्ट आपकी सैलरी के 50% से ज्यादा है, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उसमें ऐसी क्या चीजें हैं जो एक्चुअली में उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, क्या वो एसेंशियल खर्चों में आता है? नहीं। फॉर एग्जांपल, डाइन आउट का खर्चा, जो आप बाहर खाते हैं उसका खर्चा, क्या वो एसेंशियल खर्चों में आता है? नहीं। तो जितने भी नॉन एसेंशियल खर्चे हैं उनको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा या फिर आपको पूरी तरीके से कट करना पड़ेगा और आपको जो एसेंशियल खर्चों का जो कॉस्ट है वो निकालना पड़ेगा। आपकी फाइनेंशियल बेसलाइन निकालनी पड़ेगी और ये फाइनेंशियल बेसलाइन आपकी सैलरी के 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जब आप अपना फाइनेंशियल बेसलाइन निकाल लेते हो तो फिर आता है इमरजेंसी फंड। इमेजिन करो कि आपके पास में 6 मंथ के एक्सपेंस का अमाउंट सेव्ड है, तो वो आपके कितने ज्यादा काम आ सकता है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी इमरजेंसी आती है, कोई भी क्राइसिस आता है, ये जो 6 मंथ का जो एक्सपेंस आपने सेव कर रखा है वो आपके काफी ज्यादा काम आने वाला है। अगर आप बीमार पड़ जाते हो और कोई हेल्थ इमरजेंसी आ जाती है या फिर आपके फैमिली में कोई हेल्थ इमरजेंसी आ जाती है या फिर आप अपना जॉब लॉस्ट कर देते हो या फिर आपका किसी तरीके का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर आपकी बाइक, कार का मेंटेनेंस आ जाता है, ऐसे किसी भी तरीके के इमरजेंसी खर्च को आप इजीली हैंडल कर सकते हो। इसलिए इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है और आपको इमरजेंसी फंड के लिए सेव करना चाहिए अगर आपके पास में इमरजेंसी फंड नहीं है तो। इंडिया में करीब 75% लोगों के पास में इमरजेंसी फंड नहीं है और अगर आपके पास में इमरजेंसी फंड नहीं है और किसी भी तरीके की इमरजेंसी आती है, किसी भी तरीके की क्राइसिस आती है, तो आपको उस क्राइसिस से निपटने के लिए या तो क्रेडिट कार्ड लोन लेना पड़ेगा या पर्सनल लोन लेना पड़ेगा, जिसका इंटरेस्ट 12 से लेकर के 45% तक जा सकता है। यानी कि अगर आपने किसी भी इमरजेंसी के लिए 50,000 रुपए का लोन लिया तो उसको चुकाने के लिए आपको 60,000, 70,000 या उससे ज्यादा भी देने पड़ सकते हैं। इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए आपके पास में 6 मंथ का एक्सपेंस होना जरूरी है, जिसका यूज आप सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में करोगे। और यहाँ पे इमरजेंसी ये नहीं है कि आपको कहीं पे घूमने जाना है या फिर आपको किसी नई तरीके का डिवाइस चाहिए, किसी नई तरीके का गैजेट चाहिए, ये इमरजेंसी नहीं है। इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को बोला जाएगा जिसको आप लिटरली कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अब तक आप 2 चीज कर चुके हो, आप अपना फाइनेंशियल बेसलाइन बना चुके हो और उसी हिसाब से आपको एक्सपेंस करना है और उसके बाद आप अपने इमरजेंसी फंड के लिए सेव करना स्टार्ट कर चुके हो। और जब आपके पास में इमरजेंसी फंड क्रिएट हो जाता है तो आप अगला काम कर सकते हो और वो है पे ऑफ डेट। इंडिया में करीब 28 करोड़ लोग डेट के अंदर है, कर्ज के अंदर है और डेट आपके पूरे मंथली एक्सपेंस को काफी बुरी तरीके से बांध देता है। आपकी सैलरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ डेट के रीपेमेंट में चला जाता है, ईएमआईज में चला जाता है। कई बार आपकी सैलरी का 50% तक ईएमआईज में चला जा सकता है और जितना भी पैसा आप डेट के रीपेमेंट में लगाते हो उतना पैसा अगर आप इन्वेस्ट करने में लगाओ तो वो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। इसलिए आपको डेट फ्री होना काफी ज्यादा जरूरी है और डेट फ्री होने के लिए आप 2 तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हो, एवलांच मेथड और स्नोबॉल मेथड। एवलांच मेथड बेसिकली ये है, सबसे पहले आप उस डेट को रीपे करोगे जिसका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है और उसके बाद कम इंटरेस्ट वाले डेट को आप रीपे करना स्टार्ट करोगे। और स्नोबॉल मेथड ये है कि आप सबसे पहले अपने सबसे छोटे लोन को रीपे करोगे और उसके बाद उससे बड़ा और उसके बाद उससे बड़ा। आप इन दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका चुन सकते हो, लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप गुड डेट और बैड डेट के डिफरेंस को भी समझो। जरूरी नहीं है कि आपको हर एक लोन पूरी तरीके से रीपेमेंट करना जरूरी ही है। अगर आप पे कोई ऐसा लोन है जो काफी ज्यादा सस्ता है, जिसका इंटरेस्ट काफी ज्यादा कम है और वो आपको पैसे कमा करके दे रहा है, वो आपके जेब में पैसा ला रहा है, तो वो एक गुड डेट है। और अगर आपके पास कोई ऐसा लोन है जिसका इंटरेस्ट काफी ज्यादा हाई है और उसके बदले में आपको कोई अर्निंग नहीं हो रही है,
तो वो एक बैड डेट है और यहाँ पे आपको अपने बैड डेट को एलिमिनेट करना है। जनरली होम लोन को भी आप यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि जनरली होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो काफी ज्यादा कम होता है। तो आप होम लोन को लॉन्ग टर्म में ही रीपे करो तो ही ज्यादा बेहतर है। और जब आप ये दोनों चीजें कर लेते हो तो आपके पास में एक इमरजेंसी फंड होता है जो आपके रेनी डेज के लिए आपको सेव करेगा और आपके ऊपर अब कोई भी डेट नहीं है। जब आप इस पोजीशन में आ जाते हो तो आप फ्री होते हो नेक्स्ट स्टेप के लिए, जो है इन्वेस्टिंग। अब जब भी लोग इन्वेस्टिंग सुनते हैं तो वो सोचते हैं इंटेंस ट्रेडिंग, लैपटॉप पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड चार्ट्स, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें। पर एक्चुअली में इन्वेस्टिंग इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। ये जितने भी टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और बैलेंस शीट रीडिंग, ये जितनी भी चीजें हैं वो काफी ज्यादा स्किल्ड काम है। उसके लिए आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए और अगर आप बिगिनर हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास में इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है कि आप इन सभी के बेसिस पे एक सही इन्वेस्टिंग डिसीजन ले सको। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये सारी चीजें सीखनी नहीं चाहिए। मेरा मानना है अल्टीमेटली आपको इन्वेस्टिंग खुद से सीखनी चाहिए, पर तब तक के लिए स्टार्ट करने के लिए आपको इजी तरीके ढूंढने चाहिए और इजी तरीका है इंडेक्स इन्वेस्टिंग और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग। आपको हर महीने किसी इंडेक्स फंड में या फिर किसी म्यूचुअल फंड में एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते रहना है और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहोगे तो आप काफी अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आता है ऑटोमेट योर फाइनेंस। अब ये सारी चीजें जो मैंने बताई उनको आप मैन्युअली ट्राई करोगे तो वो काफी ज्यादा एफर्ट लगता है और एफर्ट के कारण आपके अंदर डिसीजन फैटीग आ सकता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको हर एक चीज, आपको अपना पूरा फाइनेंस ऑटोमेट करना चाहिए। उसके लिए आप दो सेपरेट अकाउंट रख सकते हो, एक अकाउंट जो आपके एक्सपेंस के लिए होगा और एक अकाउंट जो आपकी सेविंग के लिए होगा। जिस अकाउंट को आप सेविंग के लिए रखा है उससे आप कभी भी एक्सपेंस नहीं करोगे, उसमें आपका इमरजेंसी फंड होगा और आपकी बाकी की सेविंग होगी। इसके अलावा आपको अपनी सेविंग और इन्वेस्टिंग को भी ऑटोमेट करना चाहिए। आपको म्यूचुअल फंड में या फिर इंडेक्स फंड में SIP स्टार्ट करनी चाहिए ताकि महीने की फिक्स तारीख को एक सेट अमाउंट ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाए और ऑटोमेटिकली वो इन्वेस्ट हो जाए। आपको खुद से डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़े और इससे आप अपने पूरे फाइनेंस को ऑटोमेट कर सकते हो। और इसके अलावा फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए पैसिव इनकम का भी होना बहुत जरूरी है। और अगर आप पैसिव इनकम आइडियाज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को जरूर चेक करना। तब तक के लिए बाय बाय।